कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, डेफिनेशंस देखते हैं। तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जहाँ पर अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर्स जो होती है प्रायर पीरियड की, वो इंक्लूड की जाती है फॉर द कंपैरिजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट पीरियड के साथ। बट अगर ऑडिटर होता है तो ऑडिटर का ओपिनियन भी रेफर किया जाता है। जो लेवल ऑफ द इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जा रही है दोस्त कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो कंपेरेबल होनी चाहिए किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड से। ऑडिटर्स का ओपिनियन रेफर करता है हर पीरियड के लिए। जब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है तो ऑडिटर का ओपिनियन रेफर करता है हर पीरियड के लिए फॉर विच जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए ऑन ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन कर रहा है उसका, एंड ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज एक्सप्रेस, और जिसके ऊपर ऑडिटर का ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया है। When the reporting on the prior period financial statement in connections with the current period audit, कब रिपोर्ट्स होती है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो कनेक्ट करती है करंट पीरियड के ऑडिट से। अगर ऑडिटर का ओपिनियन उस प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर डिफर करता है फ्रॉम द ओपिनियन जो ऑडिटर ने प्रीवियसली एक्सप्रेस किया था, तो ऑडिटर डिस्क्लोज करता है सब्सटेंटिव रीजन बताता है वो कि क्यों डिफर कर रहा है ओपिनियन अदर मैटर। पैराग्राफ के अंदर वो ये लिखता है इन अकॉर्डेंस विद एस 706 के हिसाब से। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर ने प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया गया है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड के ऑडिट किया गया है प्रिंसिपल ऑडिटर ने इन एडिशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देने का है, और उसके एडिशंस के अंदर ऑडिटर क्या करेगा? शेल स्टेट इन दी अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर वो ये लिखेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रायर पीरियड के वो ऑडिट किए गए हैं, प्रोसीजर ऑडिटर ने जो टाइप ऑफ द ओपिनियन उसने एक्सप्रेस किया गया है, एंड इफ़ द ओपिनियन, अगर उसने मॉडिफाइड किया गया है, मतलब कौन सा टाइप का ओपिनियन उसने एक्सप्रेस किया गया है, एंड अगर मॉडिफाइड किया गया है तो रीज़न भी बताएगा देयर फॉर, एंड डेट ऑफ दैट रिपोर्ट, और डेट भी बताएगा उस रिपोर्ट की। अनलेस प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिवाइज, जब तक प्रिसीडर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज नहीं कर देता विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है, अफेक्ट कर रही है वो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिस पे प्रिसीडर ऑडिटर प्रीवियसली रिपोर्ट कर रहा है विदाउट मॉडिफिकेशन। अगर प्रीवियसली जो ऑडिटर था, प्रिसीडर ऑडिटर जो था, अगर उसने प्रीवियसली रिपोर्ट किया है विदाउट मॉडिफिकेशंस, यानी मॉडिफिकेशन नहीं दिया है उसने, मतलब अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, तो ऑडिटर सेल कम्युनिकेट द मिस स्टेटमेंट्स विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा मिस स्टेटमेंट्स किससे? लेवल ऑफ द मैनेजमेंट से, एंड दोस्त चार्ज द गवर्नेंस से। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑडिटर ने जब कंक्लूड किया था कि जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है, जो अफेक्ट कर रही है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो प्रायर पीरियड को अफेक्ट कर रही है, जहाँ पर प्रिंसिपल ऑडिटर ने ऑडिट किया था प्रीवियसली, एंड उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था इस केस के अंदर। तो ऑडिटर अभी जब वो करंट पीरियड का ऑडिट कर रहा है तो वो कम्युनिकेट करता है इस मिस स्टेटमेंट्स को अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के साथ, एंड दोस्त चार्ज द गवर्नेंस के साथ, एंड रिक्वेस्ट करता है वो प्रिंसिपल ऑडिटर को इन्फॉर्म करने के लिए। मतलब प्रिंसिपल ऑडिटर को ये चीज़ बताता है वो, अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड किए जा रहे हैं एंड द प्रिंसिपल ऑडिटर एग्री कर रहा है, अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत पड़े और प्रिंसिपल ऑडिटर एग्री करता है इश्यू अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, और वो इश्यू करना चाहता है न्यू ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट ओनली ऑन द करंट पीरियड। तो ऑडिटर फिर क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा सिर्फ करंट पीरियड के ऊपर, ना कि प्रीवियस पीरियड के ऊपर। फिर ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो तो अमेंड करने वाला है प्रिंसिपल ऑडिटर। इसलिए प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट ऑडिटेड, अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं किए गए हैं तो ऑडिटर स्टेट करता है अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अनऑडिटेड है। सच अ स्टेटमेंट डज नॉट, ये स्टेटमेंट्स के अंदर रिलीव नहीं किया जाता है ऑडिटर को, मतलब ये स्टेटमेंट देने से ऑडिटर रिलीव नहीं हो जाता है उसके रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट द ओपनिंग बैलेंस, यानी उसको फिर भी क्या लेना पड़ेगा? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस के रिलेशंस में। डू नॉट कंटेन द मिस स्टेटमेंट के, जो ओपनिंग बैलेंस है वो उसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, वो मटीरियली अफेक्ट दैट द मटीरियली अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो मटीरियली अफेक्ट नहीं कर रहे हैं करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ऑडिट ऑफ द ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स एज पर द सेक्शन 128 वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, हर कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है एंड कैप्ट करना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैप करना पड़ता है, एंड अदर रिलेवेंट बुक्स को भी रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर कैप करना पड़ता है, एंड पेपर्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के जो ट्रू एंड द फेयर व्यूज़ दे रहे हैं स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी का, इंक्लूडिंग
दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस, और उसके ब्रांच ऑफिस एंड ऑफिस का भी उसको यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर रखना पड़ता है। ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट बुक्स, पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर एक्सप्लेनेशंस, ट्रांजेक्शंस जो इफेक्ट कर रहे हैं दोनों को, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस को, एंड सच बुक्स को अगर कैप्ट किया गया है अक्रूवल बेसिस के ऊपर, एंड अकाउंटिंग भी डबल एंट्री सिस्टम्स के हिसाब से की जानी चाहिए। ये बुक्स को कैप करना चाहिए अक्रूवल बेसिस के ऊपर, एंड डबल एंट्री सिस्टम से ही उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। इट मे बी नोटेड दैट ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, सारे या तो कोई भी बुक्स ऑफ द अकाउंट्स जो भी ऊपर दिए गए थे, एंड अदर रिलेवेंट पेपर्स जो हैं अगर वो कैप्ट किए जाते हैं अदर प्लेस के ऊपर इन इंडिया एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे डिसाइड, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया गया है, तो जो ये जो डिसीजन टेकन किया गया है कंपनी को विद इन 7 डेज़ के अंदर फाइल करना पड़ेगा इस डिसीजन को किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ द नोटिस इन राइटिंग, राइटिंग के अंदर देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, किसके साथ, फुल एड्रेस के साथ ऑफ दी अदर प्लेस, यानी जहाँ पर अदर प्लेस पे ये रख रहे हैं उसका फुल एड्रेस देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को नोटिस राइटिंग के अंदर देनी पड़ेगी। student may also note that the company student may also note that the company may kept such बुक्स ऑफ द अकाउंट्स या तो अदर रेलेवेंट पेपर्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर भी रख सकते हैं। इन सच अ मैनर जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। सबसेक्शन 2 प्रोवाइड करता है कंपनी को हैज़ द ब्रांच ऑफिस इन इंडिया या तो आउटसाइड इंडिया है, जो भी उसकी ब्रांच ऑफिस इंडिया में या तो आउटसाइड इंडिया में है तो उसको टीम कंप्लाइट करना पड़ेगा प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 1 अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ द अकाउंट रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शंस इफेक्टेड at the branch office are kept at the office and the proper summarized return periodically are sent by the branch office to the company at a registered office और अदर प्लेस रेफर्ड, मतलब पर्टिकुलर पीरियड के अंदर उन लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, समराइज रिटर्न पीरियडिकली उन लोगों को भेजने पड़ते हैं। जो भी ब्रांच ऑफिस होती है उनको कहाँ पर भेजना पड़ता है, रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर भेजना पड़ता है। फर्दर द सब सेक्शन 8 ऑफ द सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब करता है ड्यूटीज एंड द पावर्स ऑफ द कंपनीज ऑडिटर विथ रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ द ब्रांच एंड द ब्रांच ऑडिटर, यानी 143 सब सेक्शन 8 बताता है पावर्स और ड्यूटीज़ किसी कंपनी के ऑडिटर की जो किसके रिलेशंस में होती है, ऑडिट ऑफ द ब्रांच एंड द ब्रांच ऑडिटर के रिलेशंस में होती है। जहाँ पर कंपनी हैज़ अ ब्रांच ऑफिस, जहाँ पर कंपनी की ब्रांच ऑफिस है तो अकाउंट्स जो होते हैं ऑफिस के अंदर वो भी ऑडिटेड किए जाते हैं आइदर बाय दी ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर द कंपनी, यानी कंपनी ऑडिटर वो करता है अंडर दिस एक्ट, या तो कोई भी अदर पर्सन करता है जो भी क्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी ऑडिट as the auditor of the company under this act and the appointment as such under the section 139, या तो branch office is situated in the country outside the India, the accounts of the branch office shall be audited either by the company's auditor या तो by accountant या तो by any other person जो कि qualified होता है एक्ट के हिसाब से as an auditor of the accounts of the branch office in accordance with the laws of the countries and the duties and the powers of the company's auditors with reference to the audit of the branch। यानी यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में यही बोला है कि हो सकता है ब्रांच की जो भी बुक्स होती है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ रही है और वहाँ पर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है कंपनी का वही उसको ऑडिट कर रहा है, या तो हो सकता है कि अलग से ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है। अगर बाहर की ब्रांच है तो बाहर के ऑडिटर को उसके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से एक्ट के हिसाब से उसको अपॉइंट किया जाता है और वो हमको ऑडिट करके रिपोर्ट सबमिट करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। इफ़ एनी सेल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब, इट मे बी नोटेड दैट द ब्रांच ऑडिटर सेल प्रिपेयर, ब्रांच ऑडिटर प्रिपेयर करता है रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच, एग्जामिन किया जाता है बाय हिम एंड उसको सेंड किया जाता है टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हु शैल डील, वो डील करता है इससे इन हिज रिपोर्ट इन सच अ मैनर जो भी कंसिडर किया जाता है नेसेसरी है। फर्दर एज पर द रूल 12 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014, जो ब्रांच ऑडिटर होता है वो सबमिट करता है उसकी रिपोर्ट को कंपनीज ऑडिटर को एंड रिपोर्ट करता है वो फ्रॉड बाय द ऑडिटर शैल ऑल्सो एग्जामिन, जो भी उसने फ्रॉड एग्जामिन किए गए उसको भी रिपोर्ट करता है टू द एक्सटेंट ऑफ द सच ब्रांच ऑडिटर, टू द एक्सटेंट इट रिलेट टू द कंसर्न ब्रांच के अगर के अंदर कोई भी फ्रॉड होता है तो वो रिपोर्ट करता है उसको। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस नाउ हम देखते हैं फॉलोइंग डेफिनेशंस को। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या होता है, तो ऑडिटर जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है रिपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑफ द एंटिटीज, जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एक या तो एक से ज़्यादा कंपोनेंट ऑडिटेड बाय दी अनदर ऑडिटर, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑडिटर बोलते हैं। मतलब प्रिंसिपल ऑडिटर क्या होता है, तो कंपनीज ऑडिटर जो होता है वो प्रिंसिपल ऑडिटर ही होता है और उसके अंदर में जो भी ब्रांच ऑडिटर होते हैं और वो सब किसको रिपोर्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑडिटर को रिपोर्ट करते हैं। ये एक या तो एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स का ऑडिट करता है
एक या तो एक से ज़्यादा कंपोनेंट का ऑडिट किसने किया होता है, अनदर ऑडिटर ने किया गया होता है, और उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से इसको मिलती है। क्या लिखा है, मींस प्रिंसिपल ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कंपनी का होता है उसकी रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्रिंसिपल ऑडिटर की होती है अपन एंटिटीज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, जो भी ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक या तो एक से ज़्यादा कंपोनेंट ऑडिटेड बाय दी अनदर ऑडिटर, मतलब ये ऐसी कोई ब्रांच होती है उसके अलग ऑडिटर रिपोर्टेड किए जाते हैं, तो उनका भी जो भी वो लोग बना के देते हैं रिपोर्ट, उसको भी कंबाइन करके वो यहाँ पर रिपोर्ट करता है प्रिंसिपल ऑडिटर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे ग्रुप का या पूरे कंपनी का वो क्या होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है। अदर ऑडिटर कौन सा होता है, तो अदर ऑडिटर का मतलब होता है ऑडिटर या तो अदर दैन द प्रिंसिपल ऑडिटर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपोर्ट करने की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के कंपोनेंट्स, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी ऑडिट किया गया है बाय द प्रिंसिपल ऑडिट of a component which is included in the financial information audited by the principal auditor, यानी जो भी components होते हैं, यानी कि ब्रांच हो गया, यानी कि ब्रांच का जो भी ऑडिटर हो गया उसने जो भी ब्रांच का ऑडिट किया गया है तो वो सारा ऑडिट करके वो किसको भेजता है, प्रिंसिपल ऑडिटर को भेजता है, और प्रिंसिपल ऑडिटर फिर उसके बेसिस के ऊपर रिपोर्ट तैयार करता है पूरे कंपनी की। और ये जो अदर ऑडिटर होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसको रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट की। कंपोनेंट मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो ब्रांच हो गया, तो ब्रांच एक कंपोनेंट हो गया, तो उसका यहाँ पर ऑडिट करके वो किसको रिपोर्ट करता है, प्रिंसिपल ऑडिटर को रिपोर्ट करता है, और प्रिंसिपल ऑडिटर पूरे कंपनी का रिपोर्टिंग करता है। कंपोनेंट क्या होता है, तो डिवीजन हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, सब्सिडरी हो सकता है, जॉइंट वेंचर हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है, एंटरप्राइजेज हो सकता है, या तो अदर एंटिटीज़ जिसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑडिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर। यानी ये जो भी कंपोनेंट होता है ये सब क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए किसके, ये सारे कंपोनेंट हो गए कंपनी के। ब्रांच हो गया, सब्सिडरी हो गया, जॉइंट वेंचर, ये सब कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। और इनका ऑडिटर कौन करके देता है, तो अदर ऑडिटर इनका ऑडिट करके किसको देता है, रिपोर्ट करता है प्रिंसिपल ऑडिटर को। और प्रिंसिपल ऑडिटर अपना जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज अ होल जब ऑडिट करता है पूरी कंपनी का, तो उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है, और इनको ध्यान में रखते हुए, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, जो भी अदर ऑडिटर ने ऑडिट किया है उसकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वो पूरे कंपनी एज अ होल का रिपोर्ट देता है, using the work of the another auditor. When the accounts of the branch are audited, जब accounts of the branch audit किया जाता है by the person या तो other than the company's auditor, यानी principal auditor के अलावा किसी ने audit किया गया है, there is a need for the clear understanding, यहाँ पर clear understanding होना चाहिए कि रोल क्या है such other auditor का, companies का auditor in relations to the audit of the accounts of the branch and the audit of the companies as a whole. Also the great necessity for a proper रिपोर्ट बिटवीन दिस टू ऑडिटर, मतलब दोनों के बीच में प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, किसके बीच में, प्रिंसिपल एंड अदर ऑडिटर के बीच में, फॉर द पर्पस ऑफ द इफेक्टिव ऑडिट के लिए। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस नीड द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इस डील करती है, उसने इशू किया है एस 600, जहाँ पर बोला गया है यूजिंग द वर्क ऑफ दी अनदर ऑडिटर, जहाँ पर अनदर ऑडिटर का वर्क यूज़ कर सकता है प्रिंसिपल ऑडिटर। इट मेक क्लियर दैट, यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर स्टैच्यू गवर्निंग एंटिटीज़ कन्फर्म करता है राइट ऑन द प्रिंसिपल ऑडिटर टू विजिट अ कंपोनेंट, मतलब स्टैच्यू गवर्निंग एंटिटी क्या बोलता है कि आप क्या करो, आप विज़िट करके आओ, प्रिंसिपल ऑडिटर को बोलता है कि आप विज़िट करके आओ उस कंपोनेंट को, मतलब ब्रांच हो गया, सब्सिडरी हो गया, उसको वहाँ पर विज़िट करके आओ, एंड एग्जामिन करके आओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द सेट कंपोनेंट्स, यानी कि वहाँ पर विज़िट करके आओ और एग्जामिन भी करके आओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स को, सेट कंपोनेंट्स को। अगर उसको लगता है ऐसा कि करने जैसा है तो तब वो जा सकता है और ये कर सकता है। ऐसा कौन बोल रहा है, स्टैट्यूटरी गवर्निंग एंटिटीज़ कंफर्म करती है कि राइट है ऑन द प्रिंसिपल ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर का राइट है कि वो विजिट कर सकता है कंपोनेंट्स को, भले ही उसने अदर ऑडिटर ने करा है तब भी वो जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द सेट कंपोनेंट्स को वो चेक कर सकता है जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है। तो वेर अनदर ऑडिट हैज़ बीन अपॉइंटेड, जब अनदर ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है फॉर द कंपोनेंट, द प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉर्मली बी एंटाइटल टू रिलाई, प्रिंसिपल ऑडिटर जनरली क्या करता है उसके ऊपर रिलाई कर देता है, जो कि वो अदर ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है उसके ऊपर, रिलाई अपॉन द वर्क ऑफ सच
auditor unless these are specific circumstances to make it essential for him to visit the components and or examine the books of the accounts and the other records of the said component. Further, it requires that the principal auditor should perform the procedures to obtain the sufficient and appropriate audit evidence. मतलब उसको sufficient and appropriate audit evidence अभी भी तो लेना ही पड़ेगा that the work जो वर्क उसने किया है अदर ऑडिटर ने वो एडिक्वेट है फॉर द प्रिंसिपल ऑडिटर पर्पस, प्रिंसिपल ऑडिटर के पर्पस के लिए वो एडिक्वेट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफिक असाइनमेंट. जब यूज़ किया जाता है वर्क अनदर ऑडिटर का तो प्रिंसिपल ऑडिटर ऑर्डिनरीली परफॉर्म करता है फॉलोइंग प्रोसीजर्स, एडवाइस करता है अदर ऑडिटर को यूज़ करने के लिए that is to be made of the other auditors work and report and make sufficient arrangement for the coordinations of their efforts at the planning stage of the audit. The principal auditor would inform, principal auditor inform करता है other auditor को matters such as requiring the special considerations, procedures for the identifications of the intercomponent transactions that may require the disclosures and timetables for the completions of an audit, and advise करता है other auditor को of the significant accounting, auditing and reporting requirement and obtain the reporting as to compliance with them. यहाँ पर ये दो एडवाइस देता है. कौन देता है? प्रिंसिपल ऑडिटर देता है. यानी प्रिंसिपल ऑडिटर किसको देता है? अदर ऑडिटर को देता है. द प्रिंसिपल ऑडिटर माइट डिस्कस, प्रिंसिपल ऑडिटर ये भी डिस्कस कर सकता है कि विद द अदर ऑडिटर के साथ एंड द ऑडिट प्रोसीजर, जो भी ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड की जा रही है, जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स द प्रिंसिपल ऑडिटर माइट डिस्कस, प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे तो डिस्कस कर सकता है अदर ऑडिटर के साथ ऑडिट प्रोसीजर जो भी अप्लाइड है या जो भी अप्लाइड की है, या तो रिव्यू रिटर्न समरी of the other auditors procedures and finding which may be in form of the completed questionnaire or checklist. यानी प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो डिस्कस कर सकता है अदर ऑडिटर के साथ जो भी ऑडिट प्रोसीजर उसने अप्लाइड की गई है, मतलब अदर ऑडिटर ने अप्लाइड की गई है, या तो रिव्यू कर सकता है, रिटर्न समरी अदर ऑडिटर की प्रोसीजर्स को देख सकता है, फाइंडिंग्स देख सकता है उसके, विच में बी इन फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में होंगे? कंप्लीट क्वेश्चनरी फॉर्म में होंगे या तो चेकलिस्ट के फॉर्म में होंगे. तो प्रिंसिपल ऑडिटर में ऑल्सो विश टू विजिट, प्रिंसिपल ऑडिटर अगर चाहे तो विजिट कर सकता है अदर ऑडिटर को. द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट जो होता है प्रोसीजर की वो भी डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट के ऊपर. एंड जो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है वो नॉलेज होना चाहिए उसको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का ऑफ द अदर ऑडिटर, यानी उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कितनी है अदर ऑडिटर की, उसका भी नॉलेज किसको होना चाहिए? प्रिंसिपल ऑडिटर को होना चाहिए. दिस नॉलेज में बी एनहांस फ्रॉम द रिव्यू ऑफ द प्रीवियस ऑडिट वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर, मतलब वो उसके प्रीवियस ऑडिट वर्क जो भी अदर ऑडिटर ने किए गए हैं और उसके रिव्यू से वो पता कर पाता है कि वो कितना कॉम्पिटेंट है. जॉइंट ऑडिट क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ द अपॉइंटिंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट एज जॉइंट ऑडिटर इज़ क्वाइट वाइड स्प्रेड इन द बिग कंपनीज़ के अंदर ये किया जाता है एंड कॉरपोरेट्स के अंदर किया जाता है. जॉइंट ऑडिट बेसिकली इम्प्लाइज होता है पूलिंग टुगेदर द रिसोर्सेज, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज को लेकर आना एंड एक्सपर्टाइज को लेकर आना, मोर देन वन फर्म ऑफ द ऑडिटर्स टू रेंडर एन एक्सपर्ट जॉब इन गिवन टाइम पीरियड विच मे बी डिफ़िकल्ट टू एकम्प्लिश एक्टिंग इंडिविजुअली, मतलब इंडिविजुअल से इतने अच्छे से वर्क नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू अगर जॉइंटली वो लोग आएंगे तो वो ज़्यादा एक्सपर्टाइज लाएंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज लाएंगे जिससे वर्क अच्छा होगा. इट एसेंशियली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ द टोटल वर्क, शेयर कर दिया जाता है यहाँ पर टोटल वर्क को. दिस इज़ बाय इटसेल्फ ग्रेट एडवांटेज, ये खुद के अंदर ही ग्रेट एडवांटेज होता है. स्पेसिफिक टर्म्स एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? शेयरिंग ऑफ द एक्सपर्टाइज शेयर करने मिलता है. एडवांटेज ऑफ द म्यूचुअल कंसल्टेशंस मिलता है. लो वर्कलोड हो जाता है. बेटर क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस हो जाता है. इम्प्रूव सर्विस टू द क्लाइंट को अच्छी सर्विस मिलती है. इन रिस्पेक्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क जो होता है वो स्प्रेड किया जाता है यूजिंग द एक्सपर्टाइज ऑफ द लोकल फर्म्स विच आर in a better positions to deal with the details work and local laws and regulations. मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जो भी वर्क होता है वो स्प्रेड किया जाता है एक्सपर्टाइज के बेसिस के ऊपर. जो भी जिस फील्ड के अंदर एक्सपर्टाइज होता है लोकल फर्म उसको वहाँ पर अपॉइंट कर लिया जाता है एज अ जॉइंट ऑडिटर. आर इन द बेटर पोजिशंस टू डील विद द डिटेल्स वर्क
और वो लोग डिटेल वर्क करके देते हैं। एंड लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस का उनको ध्यान होता है। लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट लगती है, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क लगता है। अ सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशंस हो जाता है बिटवीन द बेटर परफॉर्मेंस, मतलब कौन अच्छा परफॉर्म करेगा उसका हेल्दी कंपटीशन निकल के आता है। डिसएडवांटेज देखते हैं तो फीस बीइंग शेयर्ड, फीस के लिए यहाँ पर डिसएडवांटेज हो जाता है कि सीनियर बोलता है मैं ज़्यादा फीस लूँगा, जूनियर बोलता है मैं ज़्यादा फीस लूँगा, सीनियर जूनियर में लड़ाई हो जाती है यहाँ पर। फीस बीइंग शेयर्ड, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वेल फॉर्म्स ऑफ द डिफरेंट स्टैंडिंग्स आर एसोसिएटेड इन द जॉइंट ऑडिट, मतलब हो सकता है कि फर्म की अलग अलग राय हो तो वैसे भी प्रॉब्लम आ सकती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है दो फर्म्स के अंदर। डिफरेंट स्टैंडिंग, अगर दोनों अलग अलग स्टैंडिंग ले रहे हैं तो जनरल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ द सम ऑडिटर, मतलब ऑडिटर अपने आप को सुपीरियर समझता है तो जनरल सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी, जनरल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर आ जाती है सम ऑडिटर के अंदर। प्रॉब्लम ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क भी आ जाता है। एरिया ऑफ द वर्क ऑफ द कॉमन कंसर्न, के कौन सा कॉमन कंसर्न्स होगा उस वर्क को भी ज़्यादातर निगलेक्ट कर दिया जाता है। कॉमन एरिया के वर्क का, जो भी कॉमन एरिया की वर्क होता है उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है ज़्यादातर। अनसर्टेनिटी अबाउट द लायबिलिटीज़ फॉर द वर्क डन, अनसर्टेनिटी होती है लायबिलिटीज़ को लेकर, जो भी वर्क उन्होंने किया है उसके रिलेशंस में। द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ICAI ने इशू किया स्टैंडर्ड ऑन द ऑडिटिंग 299 रिवाइज के हिसाब से जॉइंट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पर उसने बताया है प्रिंसिपल इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ एन जॉइंट ऑडिटर, कैसे आप लोग इफेक्टिवली कंडक्ट करेंगे जॉइंट ऑडिटर अचीव करने के लिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट, जो कि ऐसे 200 के अंदर लिखा गया है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन द ऑडिटिंग। दिस स्टैंडर्ड ये डील करता है स्पेशल कंसिडरेशंस इन कैरिंग आउट द ऑडिट बाय द जॉइंट ऑडिटर। इट रिक्वायर्ड, यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड होता है, एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम्स फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड इन्वॉल्व इन द प्लानिंग द ऑडिट, मतलब ये लोग इन्वॉल्व होने चाहिए प्लानिंग ऑफ द ऑडिट के अंदर। कौन लोग, एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम। द जॉइंट ऑडिटर्स शुड जॉइंटली एस्टैब्लिश, जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली एस्टैब्लिश करेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को, सेट करेंगे उनका स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शंस ऑफ द ऑडिट, एंड वो गाइड करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान्स, कि कैसे हम लोग ऑडिट प्लान को डेवलप करेंगे। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, ऑडिट को कमेंस करने से पहले जॉइंट ऑडिटर डिस्कस करते हैं एंड डेवलप करते हैं जॉइंट ऑडिट प्लान्स। इन डेवलपिंग द जॉइंट ऑडिट प्लान्स, जब डेवलप कर रहे होते हैं जॉइंट ऑडिट प्लान तो जो जॉइंट ऑडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं डिविजन्स ऑफ द एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज के डिवीजन के, किसको डिवाइड करना है, किस एरियाज़ को डिवाइड करना है और कौन से कॉमन एरियाज रहेंगे। एसर्टेन करते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, के जो ऑब्जेक्टिव्स है एंगेजमेंट के वो अचीव होने चाहिए, उसको बरोबर से एसर्टेन करते हैं। कंसिडर्ड एंड कम्युनिकेटिंग amongst all the joint auditors the factors that are significant in directing the engagement team efforts, कि जॉइंट ऑडिटर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशंस रहना चाहिए। फैक्टर्स जो सिग्निफिकेंट है डायरेक्टिंग इन द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, मतलब जो भी फैक्टर्स अगर एक बंदे को लगता है जॉइंट ऑडिट करते समय कि ये सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है तो उसको कम्युनिकेट करेगा वो अदर पार्टनर्स के साथ, यानी अदर जॉइंट ऑडिटर्स के साथ। कंसिडर दी रिजल्ट ऑफ द प्राइमरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, या तो सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म्ड अर्लियर, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ सॉरी, कंसिडर करना पड़ता है रिजल्ट क्या आ रहा है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ का, या तो सिमिलर एंगेजमेंट जो भी वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं अर्लियर पीरियड के अंदर, मतलब ऑडिट के पहले। एज सर्टेनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, NTE देखेंगे रिसोर्सेज का जो कि नेसेसरी है accomplish करने के लिए एंगेजमेंट। ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शुड कंसिडर एंड assess the risk of the material misstatements and communicate to the other joint auditor. The joint auditor should discuss and document the NT and E, मतलब नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंस ऑडिट प्रोसीजर्स का फॉर फर्स्ट कॉमन एंड सेकंड स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज ऑफ द ऑडिट ऑफ द परफॉर्मेंस, मतलब NT पहले किसका देखना है, कॉमन एरियाज़ का देखना है, उसके बाद जो भी स्पेसिफिक एरियाज अलॉट किए गए हैं उसका देखना है। द जॉइंट ऑडिटर शुड ऑब्टेन, जॉइंट ऑडिटर ऑब्टेन करेगा कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड द कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस लेटर।
द वर्क अलोकेटेड डॉक्यूमेंट, जो भी वर्क अलोकेट किया गया है उसको डॉक्यूमेंट करना है और उसको प्रॉपर्ली साइन करना है सारे जॉइंट ऑडिटर के द्वारा एंड कम्युनिकेट करना है दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस को। अगर ये स्टेट किया जाता है कि जो ऑडिट वर्क डिवाइड किया गया है अमंग द जॉइंट ऑडिटर, हर जॉइंट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल होता है जो भी वर्क उसको अलोकेट किया गया है उसके लिए to such a joint auditor including the proper executions of the audit procedures। और proper executions क्या है ना, उसने audit procedures properly लगाई है ना, उसके लिए भी वही responsible होता है उसके एरियाज़ के अंदर। on the other end के ऊपर जो सारे joint auditor होता है वो jointly and severally responsible होते हैं किसके लिए, जो भी ऑडिट वर्क जिसको डिवाइड नहीं किया गया है जॉइंट ऑडिटर के अंदर एंड वो कैरिड आउट किया जा रहा है जॉइंटली, डिसीजन जो भी टेकन किया जा रहा है ऑल द जॉइंट ऑडिटर के द्वारा अंडर द ऑडिट प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉमन ऑडिट एरियाज़ के अंदर जो भी क्या किया जा रहा है, ऑडिट प्लानिंग किया जा रहा है उसके लिए भी जो भी डिसीजन लिए जा रहा है उसके लिए भी सब कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, जॉइंट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल होता है। मेटल्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस टू द जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम, मतलब किसी ने भी अगर नोटिस कराया है किसको, जॉइंट ऑडिटर्स को, मतलब एक ऑडिटर ने दूसरे ऑडिटर को नोटिस कराया ऐसी मेटल्स जो उसको ध्यान में लगी है एंड देयर इज़ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर ऑन सच मैटर, और एग्रीमेंट किया गया है कि अब इस एरियाज़ को, मतलब जो भी जॉइंट ऑडिटर के अंदर जो भी ऑडिटर ने नोटिस कराया इस एरियाज़ को, हो सकता है वो लोग क्या करें, इसको ज़्यादा प्रेफर करके और इसको जॉइंट ऑडिट में डाल दे, मतलब कॉमन एरियाज़ में डाल दे। तो उस जो भी पहले जो डिवाइड किया हुआ एरिया था अब उसको कॉमन में ले लिया, तो जो कॉमन में आ गया अब एरिया तो वो उसके लिए भी वो सारे रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। एग्जामिन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटीज कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूज। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है एंटिटी का, क्या वो कंप्लाइट कर रहा है ना रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूज, मतलब लॉ के हिसाब से है ना, वो देखना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स भी देखना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज कर रही है ना रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यू, मतलब लॉ के हिसाब से एप्लीकेबल स्टैंडर्ड के हिसाब से एंड अदर रिलेवेंट प्रोनाउंसिएशन जो इशू किए गए हैं ICAI के द्वारा। इन केस अगर ऑडिटर कम्स अक्रॉस द मैटर, अगर जॉइंट ऑडिटर ये मैटर के पास आके खड़ा हो जाता है कि जो रिलेवेंट एरियाज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ऑफ द अदर जॉइंट ऑडिटर्स टू द एरियाज़, जो भी रिस्पॉन्सिबल है अदर जॉइंट ऑडिटर एंड विच deserves their attentions or which requires the disclosures or require the discussions। अगर उसको लगता है कि वहाँ पर दूसरे जॉइंट ऑडिटर का भी भले ही डिवाइड कर दिए गए, लेकिन अगर उसको जॉइंट ऑडिटर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स को या डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है या डिस्कशंस करना कि ज़रूरी पड़ेगा दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स के साथ, या तो एप्लीकेशंस ऑफ द जजमेंट बाय द अदर जॉइंट ऑडिटर, यानी जॉइंट ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट लगता है इसके अंदर दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स का, तो द सेट जॉइंट ऑडिटर शैल कम्युनिकेट। तो जो एरियाज़ के अंदर जो वो ऑडिटर काम कर रहा है उसको ये सब चीज़ें मिली है तो वो इसको कम्युनिकेट करेगा द सेम टू ऑल द अदर जॉइंट ऑडिटर्स इन राइटिंग प्रायर टू द कंप्लीशंस ऑफ द ऑडिट, मतलब इसको राइटिंग के अंदर लिखेगा अदर जॉइंट ऑडिटर को कि आप भी इसको एक बार देख लीजिए, कम्युनिकेट करेगा, वो डिस्कस करेगा डिस्क्लोजर्स के रिलेशंस में, ये सब बातें वो दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स के साथ कर सकता है, राइटिंग के अंदर वो करेगा। इट मे बी नोटेड दैट द जॉइंट ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू इश्यू द कॉमन ऑडिट एरियाज़। जो जॉइंट ऑडिटर होते हैं वो रिक्वायर्ड करते हैं इश्यू करना है कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, मतलब कॉमन ऑडिट रिपोर्ट उनको देनी है। भले ही वो लोग अलग अलग एरियाज़ के अंदर वर्क कर रहे हैं लेकिन उनको कॉमनली मिलकर एक ही ऑडिट रिपोर्ट देनी है। ऐसा नहीं है कि जो एरियाज़ के अंदर जिस ऑडिटर ने ऑडिट किया वो उसकी अलग रिपोर्ट देगा, ऐसा नहीं होगा। सबको मिलकर एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देनी है। हाउएवर वेल द जॉइंट ऑडिटर आर डिसएग्रीड, अगर जॉइंट ऑडिटर डिसएग्रीड होता है रिगार्डिंग टू द ओपिनियन और एनी मैटर जो भी कवर्ड बाय द ऑडिट रिपोर्ट, अगर कोई भी जॉइंट ऑडिटर डिसएग्रीड होता है इससे तो दे शैल एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, तो वो लोग अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं। इन सच सर्कमस्टेंसेस, उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट्स होगी वो इश्यूड की जाएगी जॉइंट ऑडिटर के द्वारा, जॉइंट ऑडिटर ही इशू करेंगे ऑडिट रिपोर्ट को, लेकिन उसके अंदर रेफरेंस देंगे कि एक दूसरी ऑडिट रिपोर्ट भी है, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी है, उसका रेफरेंस यहाँ पर जो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट होगी उसके अंदर दिया जाएगा।